गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर्स का यूनिट फर्स्ट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर्स का यूनिट फर्स्ट। ठीक है, इसके लिए जो आपकी रेफरेंसेस बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं जिससे मैंने कंटेंट से लिया है, वो आपका KL कपूर का टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम फर्स्ट के और एटकिंस का 11th एडिशन फिजिकल केमिस्ट्री की, इनसे मैंने ये कंटेंट लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ गैसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ गैसेस की। कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कुछ लॉज दिए गए हैं गैसेस के लिए, जो कि कौन कौन से हैं। तो देखिए, लॉ ऑफ गैसेस में जनरली यहाँ पर हम बात करेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो प्रिंसिपल्स। बॉयल्स लॉ क्या होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर हम इसको और कैसे मेंशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका P is inversely proportional to volume. That is, we can say that at constant number of moles and temperature, the pressure of the gas is inversely proportional to the volume. That is called Boyle's law. And what about Charles law? तो देखिए, चार्ल्स लॉ में क्या है, चार्ल्स ने किनके किनके बीच रिलेशन दिखाया है। एक कंडीशन है जब कांस्टेंट होगा नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर, एंड एट अ कंडीशन कांस्टेंट होगा नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, एंड जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा किसी गैस का, देन व्हाट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्लियर है? सो लेट्स फाइंड आउट द फर्स्ट कंडीशन। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा चार्ल्स लॉ में कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और एज यू ऑल नो दैट अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं। अगर मैं इंडिविजुअल इन चीज़ों को बताऊंगा अभी जो आगे हम पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये सभी लॉज जो है इंडिविजुअल हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। देन एट नेक्स्ट कंडीशन देखिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, जब वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रखते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए, एक सेकेंड ना, कुछ ग्रुप में मैसेज आ रहा है क्या? हाँ ओके, चलिए। हाँ, तो अब आप क्या करना है कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, एक कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, then you increase to temperature, what you found that the pressure also increases, then we can say that pressure is directly proportional to temperature of any gases at constant volume and number of moles. And what about the Avogadro principle? Avogadro principle says that अगर हम यहाँ पर देख लिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, अभी यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर वॉल्यूम सब कांस्टेंट है अभी भी, कभी एक बार भी हमने, ठीक है, और तीनों के तीनों में नंबर ऑफ मोल्स और कांस्टेंट। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस विथ different parameters? Then
एवोगैड्रो फाउंड्स दैट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने पर वॉल्यूम और n में क्या रिलेशन है, देन वी कैन से दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को सॉरी नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे, देन वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस, देन and if n increases then we can say that volume of gases also increases. Is it clear? आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम इंडिविजुअली बॉयल्स लॉ की। तो बॉयल्स लॉ को अभी हम आपने क्या देखा, ठीक है। बॉयल्स लॉ देखिए, यहां पर वॉल्यूम और प्रेशर को मेंशन किया गया है। वॉल्यूम और प्रेशर जो है यहाँ पर वेरी कर रहा है। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम जो है उसको कम किया गया और प्रेशर जो है यहाँ पर इंक्रीज किया गया है। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पर, कांस्टेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल्स उतने ही हैं, जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ हैं उतने मॉलिक्यूल्स यहाँ हैं। तो हमने किसी भी टाइप से यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में वेरिएशन नहीं किया है। देन यहाँ पर देखिए आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ये प्रेशर अप्लाई करने से ये आपका जो है वॉल्यूम जो है कम हो गया। अब वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो यही तो हमारा बॉयल्स लॉ है, एट कांस्टेंट n and t pressure is inversely proportional to volume। प्रेशर इंक्रीज हुआ देन वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। अगर इस केस में देखूं तो देखिए प्रेशर डिक्रीज हुआ देन वॉल्यूम इंक्रीज। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यू कैन सी दैट ये जो आपका वॉल्यूम है ये 1 लीटर है और 1 लीटर से ये 0.5 लीटर हो गया, मतलब जस्ट हाफ। तो प्रेशर को भी ध्यान दे रहे होगे तो प्रेशर भी जस्ट डबल हो गया। तो जितना गुना ये वॉल्यूम कम हुआ है उतना ही गुना जो है आपका प्रेशर इंक्रीज हो गया। देन अगर आप इनके बीच रिलेशनशिप डिराइव करना या रिलेशनशिप मेंशन करना चाहते हैं ग्राफ से, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच, तो देखिए प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और यहाँ इधर से आएंगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। क्लियर है? तो आपको इस टाइप से ग्राफ जो है मिलेगा। ओके, अब देखिए ये रिलेशन कैसे आएगा। तो सपोज यहाँ पर देखिए प्रेशर इज डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। सपोज मान लो कि K, तो इसको अगर अपन P1 V1 इज इक्वल टू K लेंगे कांस्टेंट, तो यहाँ पर P2 V2 भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो अगर राइट हैंड साइड अगर आपका इक्वल है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यही तो है क्या कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्ट दोनों क्या होगा, सेम होगा। P1 V1 is equal to P2 V2, that is called Boyle's law। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है,
तो चार्ल्स लॉ में किन के बीच हम रिलेशन देखे थे? तो देखिए इसमें हम बात कर रहे थे कि आपका कांस्टेंट क्या था? कांस्टेंट क्या था भाई? नंबर ऑफ एंस। और क्या था कांस्टेंट? क्या था कांस्टेंट? प्रेशर। प्रेशर। तो देखिए यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि जो प्रेशर है इन दोनों में, ये जो प्रेशर है ना बराबर है। अब बताइए कि अगर इसको अगर हम हीट करेंगे, सपोज मान लो कि ये T1 टेम्परेचर है, ये T1 टेम्परेचर है और ये T2 टेम्परेचर है, तो प्रेशर कम ही है, जो भी है प्रेशर यहाँ भी उतना ही है। तो टेम्परेचर जब कम रहेगा तो इनकी जो एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कम होगी, तो वो जो है कम टकराएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो प्रेशर एक जनरेट किए। अब देखिए अगर इसको हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाएगी, ये जो है फास्ट मूव करेंगे, और जब फास्ट मूव करेंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वॉल से ज़्यादा टकराएंगे, और वॉल से जब ज़्यादा टकराएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। लेकिन इस लॉ में प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर को नहीं बढ़ाना है, इसके लिए क्या बोला जाता है कि इन मॉलिक्यूल्स को दूर दूर कर दो, दैट इज वॉल्यूम को क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। देन यू कैन से दैट इफ number of moles and pressure constant, then if we increase the temperature, volume also increases, that is volume is directly proportional to temperature। देखिए टेम्परेचर बढ़ा दिया यहाँ पर, वॉल्यूम भी आपकी बढ़ गई। क्लियर है? तो सपोज मान लीजिए कि अगर आपका टेम्परेचर जो है T1 और वॉल्यूम जो है V1 है, V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। ठीक है, तो इनके बीच आप रिलेशन ले सकते हैं भाई, रिलेशन कर सकते हैं। अगर सपोज हम V1 बाई V2 करें तो कोई भी अगर कांस्टेंट ले लें, चलो बराबर करके कोई कांस्टेंट ले लेते हैं अपन T1, तो कांस्टेंट होता है, ये भी आपका T2। अब ये क्या हो जाएगा के T1 के T2, के से के कैंसिल, दैट इज V1 by V2 is equal to T1 by T2। इज इट क्लियर? अब इनसे आप कुछ भी रिलेशन निकाल सकते हैं, भाई। जैसे कि देखिए V1 अपॉन T1, V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V1 T1। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? V1 T2 इज इक्वल टू V2 T1, यही तो होगा। और इसी को हम इससे दिखा दिया, देखिए यहाँ पर मेंशन कर दिए, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका चार्ल्स लॉ। अब बात करते हैं एवोगैड्रोस लॉ की। तो एवोगैड्रोस लॉ ने क्या किया? इन्होंने वेरिएशन देखा वॉल्यूम का इनके साथ, नंबर ऑफ मोल्स के साथ, क्योंकि तीनों में जो दोनों सेकंड लॉ थे, दूसरे चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ, उसमें जो है क्या कांस्टेंट था? नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स को वेरिएशन करके देखते हैं कि उनमें वॉल्यूम का क्या चेंजेस था। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया गया है। तीन टाइप की अलग अलग गैसेस हैं और तीनों गैसेस में सेम वॉल्यूम लिया गया है 22.4 लीटर। तो अगर 22.4 लीटर वॉल्यूम सभी में है, तो देखो यहाँ पर
प्रेशर जो है 1 atm है, इसमें भी प्रेशर 1 atm है, इसमें भी प्रेशर 1 atm। अगर बात करेंगे आप टेम्परेचर की तो 273 केल्विन इसमें भी है, 273 केल्विन इसमें भी है, 273 केल्विन इसमें भी है। ठीक है, दिखाई दे रहा अभी? चलिए, तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम, प्रेशर बोलता हूं, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हैं, जो कि दोनों में है, तो वहां पर अगर मैं वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर दूं तो उनका नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट हो जाएगा क्या? तो देखो, अगर वॉल्यूम भी इनमें अगर क्या है 22.4 लीटर, दैट इज वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो इनका नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा, सेम होगा, दैट इज यहाँ भी देखो हीलियम तो है लेकिन इसका 1 मोल ही प्रेजेंट होगा, इसमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा, इसमें 1 मोल ऑफ N2 होगा। इज इट क्लियर? और अगर आप N को इंक्रीज कर देते, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते, तो वॉल्यूम क्या थी, इंक्रीज हो जाती, या वॉल्यूम इंक्रीज करते तो आपका नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाता। क्लियर? लेकिन यहां पर वॉल्यूम जो है कांस्टेंट कर दिया गया, वॉल्यूम जो है V इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। तो जितना वॉल्यूम एक गैस का होगा दूसरे, तो उस वॉल्यूम के लिए जो आपका नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स उसी वॉल्यूम के लिए दूसरे गैस के भी होंगे। तो इसको स्टेटमेंट में क्या दिया जाता है, इट स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ, it states that the under similar condition the pressure and temperature equal volume of gases contain equal number of molecules, that is called Avogadro law। ठीक है, मैं इसको क्या बुलाता हूँ, याद अगर मैं भूल जाता है कि कौन कौन से लॉ होते हैं, तो ये होते हैं ABC लॉ, और आगे मैं आपको बताऊंगा डी लॉ, ABCD, इसको क्या बोलता हूं मैं, ABCD लॉ। ABCD लॉ इसलिए क्योंकि A से एवोगैड्रो लॉ, B से बॉयल्स लॉ, C से चार्ल्स लॉ, और D से होता है डाल्टन्स लॉ। और अगर आपको जानना है कि और कौन सा लॉ इसमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट एक, तो वो होता है ग्राहम्स लॉ। तो इसको क्या बोल देते हैं याद रखने के लिए, ABCD लॉ, और G से ग्राहम्स लॉ, लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो धीरे धीरे ये सभी लॉस हम डिस्कस करेंगे, याद रहेगा क्या ABCD लॉ, बोलोगे? चलिए ठीक है, और आपके बाकी साथी लोग कहाँ हैं, कितने लोग हो आप लोग? 11 सर, पता नहीं ग्रुप में मैसेज कर दिए थे, बस कोई अभी ऑनलाइन नहीं है। तो शेड्यूल तो टाइम टेबल तो चले गए थे ना सबके पास, सबको मिल गया ना टाइम टेबल? यस सर, मिल गया। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं इन लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि ग्राफ में अगर हम इनको रिलेशन को मेंशन करना है, प्रेशर वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, प्रेशर टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट लॉस हमने पढ़े उनको हमको अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है तो वो क्या होगा। तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है भाई, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अब बताओ, प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम घटेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आप प्रेशर वर्सेस
वॉल्यूम ग्राफ खींचते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, प्रेशर के साथ, देखिए क्या हो रहा है, प्रेशर के साथ वॉल्यूम का क्या रिलेशन, उल्टा इन्वर्सली रिलेशन। प्रेशर यहाँ से डिक्रीज किया तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा हूँ तो प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज करूंगा तो प्रेशर इंक्रीज, तो यही रिलेशन मिलेगा क्या आपको। हाँ, लेकिन यहाँ पर हमने डिफरेंट टेम्परेचर के लिए लिया है। देखो यहाँ ये जो है ना इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज जब टेम्परेचर का कांस्टेंट है ना भाई, टेम्परेचर ये वाला पहला वाला ग्राफ जो है ये पूरा कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, लेकिन ये दूसरा वाला दूसरे टेम्परेचर पर है। तो दूसरे टेम्परेचर पर मान लो सपोज जो है, एक अगर अपन समझने के लिए सपोज मान लो कि ये जो है 10 केल्विन पर है, इसको मान लो कि ये 20 केल्विन पर है, इसको मान लो ये 30 केल्विन पर है, और ये ग्राफ जो है चलो मान लो 40 केल्विन पर है। तो टेम्परेचर एक ग्राफ के लिए तो कांस्टेंट है, यही तो बात है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। लेकिन जब वो टेम्परेचर कम होगा तो ग्राफ इस साइड मिलेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो थोड़ा ऊपर साइड मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आपका रिलेशन है टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम है। क्लियर है? ओके। हाँ, अब मैं यहाँ पर एक टर्म यूज करूंगा, या सपोज बताइए अगर यहाँ पर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट है बोल रहा हूँ तो इसको कौन सा थंब बोलते हैं। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसको आइसोथर्म बोलते हैं क्या? यस सर। आइसोथर्म वर्ड जो है यूज किया जाता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आइसो बार, ठीक है। चलिए यस। अब देखिए, इसको मैं पूरा मिटा ही देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लिया कीजिए, है ना। अब बात करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के दूसरे रिप्रेजेंटेशन की। कैसे? सपोज ये वाला ग्राफ ध्यान दो, किसके किनके पीछे, P वर्सेस V, और P वर्सेस V है तो ये मेरा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो P इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट ले लेता हूं मैं K, और ये 1/V। तो अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की तरफ अगर या फिर इक्वेशन आप जानते हैं कि अगर इसको ग्राफ प्लॉट करना है तो ये हो गया मेरा x, K जो है आपका एक कांस्टेंट हो गया, 1/y। समझ आया क्या मैं? तो या इसको ऐसे लिख देते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला, तो मैं थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिख देता हूँ, मैं नोटेशन हटा देता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू k/x। ये मेरा यहाँ y कोऑर्डिनेट रहेगा और ये वाला जो है x कोऑर्डिनेट रहेगा। तो x जो है नीचे है ऑब्वियसली इनवर्सली रिलेशन है, और k क्या शो करता है भाई, तो आप बोलेंगे कि सर k तो क्या है, स्लोप, k को क्या बोलेंगे, स्लोप। क्लियर? वैसे ही अब देखना, अब ग्राफ मेरा क्या है, ग्राफ मेरा है ये है आपका प्रेशर वर्सेस 1/V। तो प्रेशर तो अभी भी मेरा y है, ठीक है, ये लीजिए P इज K, ठीक, और ये हो जाएगा आपका 1/V। ये आपका क्या है, y। अब x क्या हो गया, देखो अब x में पूरा 1/V है, तो ये क्या हो जाएगा पूरा आपका 1/V इज इक्वल टू x। तो रिलेशन आपका कैसा बना, y इज इक्वल टू mx,
और k क्या है, m, और m क्या होता है, स्लोप। तो देखो यही ग्राफ जो है प्रेशर और वॉल्यूम में, लेकिन अब ग्राफ कैसा बना है, 1/v। तो 1/v मतलब वॉल्यूम अभी नीचे कंप्लीट 1/v मेरा x है। तो इस रिलेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y और x में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो देखो 1/v बढ़ रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। समझ आया क्या? ठीक। तो देखिए टेम्परेचर, अब कैसे टेम्परेचर कैसे है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। देखो ये वाला डायरेक्शन जो है इंक्रीजिंग टेम्परेचर का है। तो ये जो है आपका, मान लो कि ये किसके लिए है आपका, जैसे मैं एग्जांपल में उसको दिखाया था कि ये जो है आपका 10 केल्विन के लिए ले लो, ये 20 केल्विन के लिए ले लो, ये 30 केल्विन के लिए, और ये 40 केल्विन के लिए। डिफरेंस क्या है बच्चों कि यहाँ पर ये प्रेशर वर्सेस 1/v प्लॉट किया गया है, और ये जो है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट किया गया है। तो इसमें y और x का इन्वर्सली रिलेशन बन रहा है, इसमें y और 1/v का या y और x का डायरेक्टली रिलेशन बन रहा है। इसलिए देखो लिनियरली ये इंक्रीज हो रहा है। तो कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे, आपके एग्जाम की बात करें, तो ये क्वेश्चन से ग्राफ आपको दे दिए जाएंगे और यहाँ पर टेम्परेचर दे दिया जाएगा T2 या T4, T3, T2 और ये T1। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस ऑल टेम्परेचर। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ग्राफ बना है प्रेशर वर्सेस 1/v और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में T1 lesser than T2, T2 lesser than T3 and T3 lesser than T4। Is it clear? कर लेंगे आप, समझ जाएंगे। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के चार्ल्स लॉ की। तो चार्ल्स लॉ में एक बार देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेशर कांस्टेंट, और एक बार देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है। तो पहला जो रिलेशन है, तो देखो इसमें, उसमें किनके किनके बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, तो ये मेरा y हो जाएगा, और ये कांस्टेंट जो है वो मेरा स्लोप हो जाएगा, और ये आपका t जो है वो क्या हो जाएगा, x। ये मेरा x डायरेक्शन, ये मेरा y डायरेक्शन। ठीक है। सो we can see that if we increase the temperature, the volume also increases। ये लीजिए, ठीक है। माइक ऑफ करिए भाई, किसका माइक ऑन है, नीलम देवांगन। हाँ ठीक है। हाँ देखिए, तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम का रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑब्वियसली इस रिलेशन से दिख रहा है। कब, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको मैं बोल रहा हूँ प्रेशर P1, इसको P2, इसको P3 और इसको P4। मैं आपको पूछूंगा कि इनमें रिलेशन क्या है, प्रेशर में रिलेशन क्या है, P1, P2, P3, P4, क्या रिलेशन है भाई, कौन देगा जवाब, कौन देगा जवाब। देखो यहाँ पर डिक्रीजिंग प्रेशर, तो यहाँ पर P1 शुड बी क्या होगा, ग्रेटर देन P2, P2 is greater than P3 and P3 is greater than P4। क्यों, क्योंकि आपका वॉल्यूम, देखो टेम्परेचर इतना बढ़ा, कॉमन सेंस लगाना, टेम्परेचर इतना बढ़ा दिए हैं अपन, फिर भी यहाँ पर वैल्यू आ रहा है प्रेशर बोलता हूँ, वॉल्यूम इतना कम है। इतना टेम्परेचर बढ़ाने के बाद यहाँ पर टेम्परेचर का वैल्यू यहाँ है और वॉल्यूम का वैल्यू यहाँ है। तो आप इसको हीट कर रहे हैं, ये आप इस यहाँ पर आग लगाए जा रहे हैं, बहुत हीट कर रहे हैं,
और वॉल्यूम बोल रहा है कि भैया मैं तो बढ़ूंगा ही नहीं, वॉल्यूम आगे ही नहीं जा रहा है। वॉल्यूम आगे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इधर से अच्छा प्रेशर लगा हुआ है। हाई प्रेशर होगा तभी तो वो जो है गैस को कंडेंस करके रखो, उसके वॉल्यूम को बढ़ने ही नहीं दे रहा है। अगर यही प्रेशर कम रहता तो आप हीट करते, प्रेशर कम है तो ये ऊपर उड़ जाता। दैट इज ये नीचे वाले जो होंगे वो हाई होंगे, ये हाई प्रेशर के लिए होगा, ये फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है। वो डायरेक्ट आपको नहीं पूछेगा व्हाट इज द चार्ल्स लॉ एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर सर। नो, कॉम्पिटिशन के जो एग्जाम होते हैं उनमें इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो आगे बात करते हैं, चलिए सेकंड कंडीशन, जब आपका नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, और वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा, तो ध्यान देना प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर जो है बढ़ रहा है। देन द प्रेशर इज वाई एंड कांस्टेंट इज स्लो एंड टेम्परेचर इज x, देन y इज इक्वल टू mx, सेम रिलेशन। इसीलिए तो देख रहे होगे कि सेम ग्राफ आया, सेम ग्राफ आया है। तो बताइए अगर मैं इसमें वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का रिस्पेक्ट में क्वेश्चन करूं, ये मेरा अगर V1 है, ये V2 है, ये V3 है और ये V4 है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा? तो V1, V2, V3 एंड V4, कौन ज्यादा और कौन बड़ा है सर, कौन ज्यादा और कौन कम? रिप्लाई फास्ट। तो पहले जैसे ग्राफ नहीं होगा, मतलब क्या चीज? V1 सबसे बड़ा होगा, V1 सबसे ज्यादा होगा। वेरी गुड, इसमें लिखा भी है, देखो इसमें लिखा भी है, देखो डिक्रीजिंग वॉल्यूम, एरो दिखाया गया किधर कम हो रहा है। तो V1 is greater than V2, V2 is greater than V3 and V3 is greater than V4। अब मैं प्रैक्टिकली जैसे बात कर रहा था वैसी बात करूंगा। अब टेम्परेचर को इतना बढ़ा दिया मैं, बहुत हाई है टेम्परेचर, फिर भी अगर इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो भैया प्रेशर तो बहुत कम है। इतना टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी इतना प्रेशर। और इस वाले ग्राफ में देखो, मैं यहाँ पर अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो इतना कम टेम्परेचर में भी प्रेशर इतना बढ़ गया। तो यहाँ पर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वॉल्यूम की, इसको कम और ज़्यादा करने। क्यों? तो वॉल्यूम प्रेशर हाई, यहाँ पर V1 वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना तभी तो प्रेशर कम है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर तो हम बहुत बढ़ा दिए हैं, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा दिए हैं, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है उसको ज़्यादा कर दिए हैं। ज़्यादा कर दिए तो गैस दूर दूर रह रहे हैं तो इसका प्रेशर कम है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है कम है। ठीक है, और टेम्परेचर जो है ज़्यादा है। टेम्परेचर जो है ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है, तो भैया प्रेशर बढ़ेगा क्यों? इसीलिए टेम्परेचर कम होने के बावजूद जो है आपका यहाँ पर जब वॉल्यूम प्रेशर ज़्यादा रहता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, सॉरी वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। और प्रेशर बढ़ रहा है तो इस वॉल्यूम को इससे इतना कम करने के लिए ऊपर से आपको प्रेशर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रेशर कम है और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। क्लियर है? तो ये आपका रिलेशन इसके लिए ये निकल के आ जाएगा और इसके लिए ये निकल के आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आप कॉपी पेन ले करके बैठे, ठीक है, नोट करते चलें, कुछ पूछ सकता हूँ मैं उसको बताएंगे। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वही बात कर रहे थे क्या, कौन सा लॉ, ABCD लॉ, ABCD लॉ, और इसका जो जी है वो क्या है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है, द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन may be described as the tendency of any substance to spread uniformly throughout the space available to it, and diffusion through the fine pores is called effusion. तो सपोज ये डिफ्यूजन है क्या, तो एक सब्सटेंस है, उसका जो अवेलेबल स्पेस है, थ्रू आउट द स्पेस जो अवेलेबल स्पेस है उसमें, ठीक है, स्प्रेड होने की यूनिफॉर्मली, एकदम यूनिफॉर्मली स्प्रेड होने की टेंडेंसी है जो अवेलेबल स्पेस में, यही क्या है आपका डिफ्यूजन, उस स्पेस में डिफ्यूज हो जाना, यूनिफॉर्मली बढ़ जाना। और यही डिफ्यूजन अगर किसी फाइन पोर्स से हो, फाइन पोर्स मतलब छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे चीज से हो, तो वो आपका डिफ्यूजन कहलाता है। And what is the relation of diffusion? कौन से गैस जो है ज्यादा इजिली डिफ्यूज होंगे, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होंगे, और कब किस कंडीशन पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, of diffusion, the rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density or molar mass। इसको आप नोट करके रखेंगे, inversely proportional to the square root of its density of or molar mass। If R1 and R2 are the rates of diffusion of two gases under identical condition, whose density under the given condition are ρ1 and ρ2 respectively, then from Graham's law क्या हो जाएगा, ये हो जाता है rate of diffusion R1 is inversely proportional to density root of their density, and also inversely proportional to root of their square root of molar mass। ठीक है, तो देखो R1 और ρ1, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं क्या कि rate of effusion is inversely proportional to square root of density। वैसे ही rate is also inversely proportional to square root of molar mass, और वही रिलेशन तो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, चलिए, where m1 and m2 are the respective molar mass of two gases। तो हम सबको पता है भाई कि अगर कोई जिसकी मास, मोलर मास जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही, या आप ये बोल सकते उतना ही कम डिफ्यूज होगा, और जिसका मोलर मास जितना छोटा, दैट इज जितना कम है, वो आसानी से क्या हो जाएगा, डिफ्यूज होगा। तो दिस इज द इनवर्स रिलेशन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के लिए इनवर्स रिलेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर? देखिए लास्ट में मैं आपका बात करूंगा अटेंडेंस की। ठीक है, जो लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे उनको अटेंडेंस मिलेगा। ठीक है,
सो इट्स टाइम फॉर डिस्कशन। अब बात कीजिए कि अगर आपको कोई भी स्लाइड्स में अगर आपको दिक्कत होगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है।